welcome to our YouTube channel. My name is Amar Kumar. So basically in this video, I'm going to explain you about the topic BEGE 141 Understanding Pros, right? So हम जो है ना पिछले बेसिकली हमने नोट्स कैसे बनाया है, हमने जो है ना पिछले 5 years के क्वेश्चन पेपर को लिया है और उनको एनालाइज किया, और जो क्वेश्चन बार बार जो रिपीटेड आए हैं, जो बार बार रिपीटेड आए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने लिया है और उन्हीं क्वेश्चंस को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो आपके लिए जो ये वीडियो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने के लिए। सो अगर आपका एग्ज़ाम जून 2026 में है या दिसंबर 2026 में है, जून 2026 एंड दिसंबर 2026, सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, राइट, फॉर योर एग्ज़ाम। नाउ अगर आप नए हो इस चैनल पे, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। मतलब अगर इग्नो से रिलेटेड अगर कोई वीडियो आता है इस चैनल पे, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए, और मन में अगर कोई डाउट हो, कुछ सवाल हो, सो आप यहाँ से पूछ सकते हैं, राइट। सो यहाँ से पूछ सकते हो बेसिकली अगर कुछ भी डाउट वाउट हो तो। एंड वन मोर थिंग दैट अगर आपको ये नोट्स चाहिए, सो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से जो है डायरेक्टली व्हाट्सएप से मैसेज करके डायरेक्ट नोट्स को जो है परचेज़ कर सकते हो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। BEGE 141 अंडरस्टैंडिंग प्रोज इग्नो जून दिसंबर एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। सो सबसे पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन वन में। क्वेश्चन वन में पूछ रहा है, एनालाइज द थीम ऑफ ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जमाइका किनसाइड। यानी हमें जो है ना थीम को एनालाइज करना है, जो ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जमाइका किनसाइड। सो जो जमाइका किनसाइड द्वारा जो है ना लिखे गए ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका जो थीम का विश्लेषण हमें करना है, यानी एनालाइज करना है। सो बढ़ते हैं आंसर की तरफ। इन दिस ऐसे Jamaica Kincaid describes how colonial education influenced the minds of people living in colonies. From childhood, she was taught that England was the greatest country in the world. She learned about English history, culture, climate, and kings and queens, but she knew very little about her own country and culture. This made her feel that her own identity and history were less important. यानी इस ऐसे में जमाइका किनकेट बताती है कि कैसे कॉलोनियल एजुकेशन, यानी कॉलोनियल एजुकेशन मतलब उनके देश पर जो राज करने वालों की पढ़ाई, जो ने उन देशों को जो है ना कॉलोनियल एजुकेशन उन ने उन देशों में रहने वाले लोगों के दिमाग पर गहरा असर डाला है। यानी बचपन से ही जो है ना उन्हें ये सिखाया गया है कि इंग्लैंड दुनिया का सबसे महान और बेस्ट देश है। उन्होंने इंग्लिश हिस्ट्री और उनका कल्चर, वहाँ का मौसम और वहाँ का राजा रानियों के बारे में सब कुछ पढ़ा, लेकिन उन्हें अपने खुद के देश के कल्चर और उसके बारे में जो है ना बहुत ही कम पता था। Kincaid uses irony, sarcasm, and anger to show the harmful effects of colonialism. She explains that how England controlled not only the land but also the thinking of colonized people. The people were forced to admire England and forget their own traditions. Points. So basically क्या था कि इस वजह से जो है ना उन्हें खुद लगने लगा कि उनकी खुद का कोई आइडेंटिटी यानी पहचान और उनका खुद का कोई इतिहास जो है ना बहुत कमज़ोर है या बहुत ही कम इम्पोर्टेंट है। जो किनकेट जो है ना उसने जो है बेसिकली जो कॉलोनियलिज्म था, यानी जो उपनिवेशवाद, जो कॉलोनियलिज्म के जो है ना इस बुरे असर को जो है ना दिखाने के लिए जो है ना बार बार जो है ना आयरनी यानी सरकाज़म और गुस्से, यानी आयरनी, सरकाज़म और गुस्से का इस्तेमाल किया है। वो एक्सप्लेन करती है कि इंग्लैंड ने जो है ना सिर्फ ज़मीन पर कब्जा किया, बल्कि वहाँ के लोगों की सोच और दिमाग को भी जो है ना अपने कंट्रोल में कर लिया। लोगों को मजबूर किया गया कि वो इंग्लैंड की तारीफ़ करें
और अपनी खुद की ट्रेडिशंस यानी जो अपनी खुद की जो परंपराएं हैं उनको भूल जाएं। सो बेसिकली मेन पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला है द ऐसे क्रिटिसाइजेस कॉलोनियल एजुकेशन एंड मेंटल स्लेवरी, यानी ये ऐसे जो है ना कॉलोनियल एजुकेशन और मेंटल स्लेवरी यानी जो मानसिक गुलामी जो रहती है उसकी, वो जो मानसिक गुलामी की जो कड़ी उनकी निंदा यानी क्रिटिसाइज किया है। इट सपोर्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कल्चरल आइडेंटिटी, यानी ये सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल द essay is a powerful attack on colonialism and its effect on human thinking and identity। यानी ओवरऑल जो है ना ये ऐसे कॉलोनियलिज्म और इंसानी सोच पर जो है ना उसके बुरे असर पर एक जोरदार हमला है। नाउ क्वेश्चन 2, डिस्कस एनी फ्रैंक्स डायरी एज ए पोर्ट्रियल ऑफ द होलोकॉस्ट, यानी जो एनी फ्रैंक की जो डायरी था होलोकॉस्ट यानी यहूदियों के नरसंहार का चित्रण जो है ना हमें कैसे करती है, इस पर जो है ना हमें डिस्कशन करना है। सो Anne Frank's diary gives a real and emotional picture of Holocaust and the suffering of Jewish people during World War II. Annie was a young Jewish girl who lived in hiding with her family to escape the Nazis. In her diary, she wrote about fear, loneliness, hunger, and uncertainty during those difficult years. यानी एनी फ्रैंक की डायरी वर्ल्ड वार टू के दौरान होलोकॉस्ट और ज्यूइश लोगों की तकलीफ़ों की एक एकदम जो है ना असली और इमोशनल तस्वीर पेश करती है। एनी एक छोटी ज्यूइश लड़की है जो नाजिस से बचने के लिए अपने परिवार के साथ छुप कर रह रही थी। The diary shows how Jews were treated unfairly and were forced to hide to save their lives, and it describes the restrictions placed on Jewish people and the constant fear of being discovered. Even in such terrible conditions, Anne remained hopeful and continued to dream about a better future। यानी अपनी डायरी में जो है ना उन्होंने उन मुश्किलों सालों के दौरान डर, अकेलेपन, भूख और जो अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी के बारे में जो लिखा। ये डायरी दिखाती है कि कैसे यहूदियों के साथ जो है ना इंसाफ़ी की जाती थी और उन्हें जो है ना अपनी जान बचाने के लिए छुपने पर मजबूर होना पड़ता था। एनी ने ज्यूइश लोगों पर लगाए गए रिस्ट्रिक्शंस, जो पाबंदियों और जो है ना पकड़े जाने पर जो उन पे जो लगातार डर का जो है ना वर्णन किया है। यानी इतनी भयानक कंडीशंस में भी एनी हमेशा जो है होपफुल रही और एक बेहतर फ्यूचर का सपना देखती रही। Her diary is not a historical document, but also a literal work because it expresses deep emotions, thoughts, and observations. Annie's writing is simple, honest, and touching. Through her diary, readers understand the cruelty of war and the importance of peace and humanity. यानी जो है ना उनकी डायरी ने जो है ना सिर्फ एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है, बल्कि एक बेहतरीन लिटरेरी वर्क भी है, क्योंकि ये गहरी इमोशंस, थॉट्स और ऑब्जर्वेशंस को बयान करती है। एनी की राइटिंग जो है ना एकदम सिंपल, ऑनेस्ट और दिल को छू लेने वाली है। इस डायरी के जरिए जो है रीडर्स युद्ध की क्रूरता यानी क्रुएल्टी और शांति और इंसानियत, पीस एंड ह्यूमैनिटी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। सो मेन पॉइंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला पॉइंट्स ये बताता है ये डायरी जो है ना होलोकॉस्ट के खौफ के बिल्कुल रियलिटी के साथ पेश करती है। सेकंड पॉइंट, एनी फ्रैंक हिम्मत और उम्मीद का एक बड़ा सिंबल बन जाती है। थर्ड में लिखा है एनी फ्रैंक की डायरी होलोकॉस्ट और इंसानी तकलीफ़ों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस पोर्ट्रियल करती है। नाउ क्वेश्चन थर्ड में पूछ रहा है डिस्कस ऑरवेल्स व्यू ऑन इम्पेरियलिज्म इन शूटिंग एन एलिफेंट। यानी हमें जो है ऑरवेल्स व्यूज ऑन इम्पेरियलिज्म इन शूटिंग इन एलिफेंट, मतलब शूटिंग एन एलिफेंट में इम्पेरियलिज्म पर जो है ना ऑरवेल के विचारों पर हमें चर्चा करना है। सो इम्पेरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्यवाद। ना इन शूटिंग एन एलिफेंट, जॉर्ज ऑरवेल क्रिटिसाइजेस imperialism
and shows its harmful effects on both the rulers and the ruled. Orwell was a British police officer in Burma during British rule. He did not support imperialism, but he was forced to represent British authority. यानी शूटिंग एन एलिफेंट में जॉर्ज ऑरवेल इम्पेरियलिज्म की जो है ना कड़ी निंदा करते हैं और अ, दिखाते हैं कि कैसे इसका बुरा असर राज करने वाले रूलर्स और जिनको दबाया जा रहा है रूल दोनों पर पड़ता है। और ऑरवेल बुर्मा में ब्रिटिश रूल के दौरान एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे। वो दिल से इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे। राइट, वो दिल से इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन उन्हें मजबूरन ब्रिटिश अथॉरिटी का चेहरा बनना पड़ता था। ही वॉज फोर्स टू रिप्रेजेंट ब्रिटिश अथॉरिटी। In the story, an elephant becomes violent and later calms down. Orwell does not want to kill the elephant, but he feels pressured by the large crowd of Burmese people who expect him to act like a powerful British officer. Finally, he shoots the elephant against his wishes. मतलब कहानी में जो है ना एक वायलेंट यानी गुस्से में वायलेंट हो जाता है यानी गुस्सा हो जाता है और बाद में शांत हो जाता है। जो ऑरवेल उस हाथी को जो है ना मारना नहीं चाहता, पर उन पर वहाँ की बर्मीज भीड़ का एक भयानक प्रेशर होता है जो उनसे उम्मीद करती है कि वो एक पावरफुल ब्रिटिश ऑफिसर की तरह एक्शन ले। आखिरकार वो अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर हाथी को गोली मार देता है। This incident shows that imperialism destroys the freedom of both sides. The Burmese people hate the British rulers, while the rulers themselves become prisoners of their own image and power. Orwell feels helpless because he cannot act according to his own thoughts. यानी ये इंसिडेंट दिखाता है कि इम्पेरियलिज्म दोनों साइड्स की फ्रीडम यानी आज़ादी को छीन लेता है। बर्मीज लोग ब्रिटिश रूलर्स से नफरत करते हैं, जबकि खुद रूलर्स अपनी ही पावर और इमेज के कैदी बन जाते हैं। ऑरवेल खुद को हेल्पलेस असहाय महसूस करते हैं क्योंकि वो अपनी सोच के मुताबिक काम नहीं कर पाते हैं। सो मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं कि इम्पेरियलिज्म जो है ना डर यानी क्रूरता और हिपोक्रेसी यानी दिखावापन पैदा करता है। कॉलोनियल रूल के अंदर राज करने वाले और जहाँ राज हो रहा है दोनों ही सफ़र करते हैं। ये ऐसे जो है ना इम्पेरियलिज्म और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर जो है ना एक मजबूत क्रिटिसिज्म है। नाउ डिस्कस बर्ट रैंड रसेल्स ऑटोबायोग्राफी विद सुटेबल एग्जांपल्स। यानी बर्ट रैंड रसेल की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी जो आत्मकथा पर जो है ना सही एग्जाम्पल के साथ चर्चा कीजिए। Bertrand Russell's autobiography gives a detailed picture of his childhood and life in Victorian England. Russell lost his parents at an early age and was brought up by grandmother, Lady Russell. His childhood was lonely and strict, but books and education helped him develop his thinking. यानी बर्ट्रैंड रुसेल की जो है ना आत्मकथा उनके बचपन और विक्टोरियन इंग्लैंड की लाइफ का एक डिटेल डिस्क्रिप्शन देती है। रुसेल ने बहुत कम उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया था और उनका पालन पोषण उनकी दादी लेडी रुसेल ने किया। उनका बचपन काफ़ी अकेला और स्ट्रिक्ट था, लेकिन बुक्स और एजुकेशन ने उनकी सोच को डेवलप करने में बहुत मदद की। नेक्स्ट है जो जो रुसेल जो है ना अपर क्लास ब्रिटिश सोसाइटी के जो है ना लाइफ स्टाइल का वर्णन करते हैं। वो उस दौर के डिसिप्लिन, रिलीजन, मॉरल और वैल्यूज़ और सोशल रूल्स के बारे में बात करते हैं। वो मैथमेटिक्स, फिलोसफी और पॉलिटिक्स में जो है ना अपने इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में अपने इंटरेस्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं। सो और जो है ना ये ऑटोबायोग्राफी इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि रुसेल ने जो ना अपनी इमोशंस, डर और एक्सपीरियंसेस के बारे में बिल्कुल ऑनेस्टली लिखा है। लोगों और सिचुएशंस का डिस्क्रिप्शन देते वक्त वो जो ना ह्यूमर यानी मजाक और आयरनी का यूज़ करता है। उनका राइटिंग स्टाइल एकदम सिंपल, थॉटफुल और क्लियर है। पॉइंट्स क्या क्या हैं? ये ऑटोबायोग्राफी विक्टोरियन दौर के अपर क्लास सोसाइटी को पेश करती है। रूसेल इंडिपेंडेंट थिंकिंग, आज़ाद सोच और विचारों की आज़ादी को सपोर्ट करते हैं। रूसेल की ऑटोबायोग्राफी इंफॉर्मेटिव, ऑनेस्ट और इंस्पायरिंग यानी प्रेरणादायक है।
नाउ क्वेश्चन 5, डिस्कस स्ट्रेचेस टेक्निक एज ए बायोग्राफर इन क्वीन विक्टोरिया। यानी जो हमें जो है ना क्वीन विक्टोरिया में जो है ना एक बायोग्राफर यानी जीवनी लेकर के रूप में जो है ना स्ट्रेची की टेक्निक पर चर्चा करना है। सो लिटन स्ट्रेचेस क्वीन विक्टोरिया इज एन important modern biography. Strachey presents Queen Victoria not as a perfect ruler but as a real human being with strengths and weakness. His style is different from traditional biographies because he focuses on important events and character details. यानी लिटन स्ट्रैची द्वारा लिखी गई क्वीन विक्टोरिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडर्न बायोग्राफी है। स्ट्रैची ने क्वीन विक्टोरिया को एक परफेक्ट रूलर के रूप में नहीं बल्कि एक रियल लाइफ में एक रियल ह्यूमन बीइंग यानी असली इंसान की तरह पेश किया है, जिसमें अच्छाइयाँ भी हैं और कमजोरियाँ भी। उनकी जो है ना उनका स्टाइल पुरानी ट्रेडिशनल बायोग्राफी से अलग है, क्योंकि वो सिर्फ इम्पोर्टेंट इवेंट्स और कैरेक्टर्स के छोटे छोटे डिटेल्स पर फोकस करते हैं। सो बेसिकली जो है ना जो स्ट्रेची बायोग्राफी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमर और आयरनी का इस्तेमाल करते हैं। वो बड़े ध्यान से उन इंसिडेंट्स घटनाओं को चुनते हैं जो क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट की असली पर्सनालिटी को सामने लाती है। वो उनके जो है ना आपस के रिलेशनशिप और सोसाइटी पर उनके अक्सर जो है ना उनके असर को भी एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रेची की टेक्निक जो है ना एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि उनकी जो है ना साइकोलॉजिकल एनालिसिस, वो क्वीन की जो है ना इमोशंस और उनके बिहेवियर की गहरी स्टडी करते हैं, जो इस बायोग्राफी को एकदम रियलिस्टिक और लिवली बना देता है। नाउ पॉइंट्स क्या क्या है। सो बेसिकली मेन पॉइंट्स क्या है, जो स्ट्रेची ह्यूमर, आयरनी और साइकोलॉजिकल एनालिसिस की जो है ना बेहतरीन यूज़ करते हैं। वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को एकदम रियलिस्टिक तरीके से पेश करते हैं। स्ट्रेची की एक टेक्निक जो है ना मॉडर्न, बैलेंस्ड और दिलचस्प है। राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ मार्गेट लॉरेंस स्पीच माई फाइनल आर। मतलब जो मार्गेट लॉरेंस की स्पीच जो था माई फाइनल आर, उसका जो है ना मैंने क्रिटिकल अप्रिसिएशन जो है ना देना है, अप्रिसिएट करते हुए लिखना है। माई फाइनल आर बाय Margaret Lawrence is a thoughtful and emotional speech. In this speech, Lawrence imagines what she would do if she had only 1 hour left to live. She speaks about peace, humanity, and social responsibility. यानी जो है ना मार्गरेट लॉरेंस द्वारा जो दिया गया माई फाइनल आर एक बहुत ही जो है ना थॉटफुल यानी सोचने पर मजबूर करने वाला और इमोशनल स्पीच है। इस स्पीच में लॉरेंस जो है इमेजिन करती है कि अगर उनके पास जीने के लिए केवल आखिरी 1 घंटा बचा हो तो वो क्या करेगी। वो शांति, इंसानियत और सामाजिक जिम्मेदारी, जो पीस, ह्यूमैनिटी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में बात करती है। देन लिखा है, लॉरेंस ने जो है ना अपने ह्यूमर और सीरियसनेस दोनों को जो है ना एक साथ मिलाया, और कुछ जगहों पर उनका जो है ना स्पीच फनी लगता है तो कुछ जगहों पर ये काफ़ी इमोशनल और मीनिंगफुल हो जाती है। वो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और विश्व शांति, वर्ल्ड पीस जैसे जो है ना सोशल कॉजेज़ को खुलकर सपोर्ट करती है। सो ये स्पीच हमें वैल्यूज़ जो रहता है, जो इंसानी मूल्य रहते हैं, मूल्यों के प्रति उनके प्यार को भी दिखाता है। उनका मानना है कि लोगों को नफ़रत और हिंसा फैलाने के बजाय दूसरों की मदद करनी चाहिए। उनके विचार सिंपल हैं पर बहुत पावरफुल हैं। मेन पॉइंट्स क्या है इसमें। ये स्पीच ह्यूमर को बड़े बड़े सोशल इशूज़ के साथ जोड़ता है। लॉरेंस शांति और इंसानियत का समर्थन करती है। माई फाइनल आर एक बेहद इंस्पायरिंग और अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल स्पीच है। नाउ क्रिटिकली एनालाइज नेहरूज द क्वेस्ट ऑफ मैन। यानी जवाहरलाल नेहरू के ऐसे द क्वेस्ट ऑफ मैन का क्रिटिकली हमें एनालाइज करना है। So, The Quest of Man by Jawaharlal Nehru discusses human progress, civilization, and knowledge. Nehru explains how human beings have always tried to understand life, nature, and the universe. मतलब
जवाहरलाल नेहरू जो है ना द्वारा लिखा गया द क्वेस्ट ऑफ मैन, इंसानी प्रगति यानी ह्यूमन प्रोग्रेस, सभ्यता यानी उनके सिविलाइजेशन और ज्ञान और उनके नॉलेज पर बात करता है, राइट। ज्ञान है मतलब, ज्ञान मतलब उनके नॉलेज पर बात करता है। नेहरू एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो इंसान जो है हमेशा जीवन प्रकृति यानी नेचर और ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स को समझने की कोशिश करता है। नेहरू के मुताबिक सोसाइटी के विकास के लिए साइंस, एजुकेशन और रोटेशनल थिंकिंग, तर्कशील सोच बहुत ज़रूरी है। उनका मानना है कि लोगों को नैरो माइंडनेस यानी छोटी सोच से बचना चाहिए और शांति और एकता यानी पीस एंड यूनिटी के लिए काम करना चाहिए। वो क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा और लगातार सीखते रहने के लिए इम्पोर्टेंस पर भी जोर देते हैं। देन है ये ऐसे जो है ना नेहरू की जो ना ह्यूमैनिस्टिक यानी मानवतावादी विचारों को दिखाता है। वो इंसानियत की अचीवमेंट्स की तारीफ तो करते हैं पर साथ ही हिंसा, नफरत और युद्ध के खिलाफ वार्न यानी चेतावनी भी करते हैं। उनकी उनकी जो है ना भाषा एकदम सिंपल, लॉजिकल और इंस्पायरिंग है। सो मेन पॉइंट्स क्या है? नेहरू साइंटिफिक थिंकिंग और एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। ये ऐसे शांति, एकता और इंसानी मूल्यों को बढ़ावा देता है। और द क्वेस्ट ऑफ मैन ज्ञान और प्रगति पर आधारित एक प्रेरणादायक ऐसे है। ओके, नाउ क्वेश्चन 8, डिस्कस द थीम ऑफ ह्यूमन सफरिंग इन चेकहोव्स मिजरी, राइट। सो बेसिकली जो है ना हमें जो है जो चेकहोव की कहानी जो मिजरी था उसमें जो ना ह्यूमन सफरिंग यानी ह्यूमन सफरिंग का मतलब क्या होता है? जो इंसानी दुख। सो इंसानी दुख के जो ना थीम पर हमें जो है ना डिस्कशन करना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटोन चेकॉव्स story Misery presents the theme of loneliness and human suffering. The main character, Lona Patapov, is a poor cab driver whose son has recently died. He wants to share his pain with others, but nobody is willing to listen to him. Basically, इसमें क्या था जो है अ, जो एंटोन चेकोव की कहानी जो मिसेरी यानी अकेलेपन और इंसानी दुख जो ह्यूमन सफरिंग का जो थीम को जो है ना पेश करता है। इसका मेन कैरेक्टर जो था लोना पोटापोव यानी एक गरीब कैब ड्राइवर जो कि कैब जो है ना चलाया करता था, जिसके बेटे का हाल जो है ना जिसका बेटे का हाल ही में डेथ हो गया था, राइट। सो वो अपने इस दर्द को दूसरों के साथ जो है ना शेयर करना चाहता था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता था। फिर जो है पूरी कहानी में लोना जो है ना अपने पैसेंजर से अपने बेटे की मौत के बारे में बात करने की कोशिश करता था, और पर लोग जो है ना उसे इग्नोर करते थे या फिर जो है ना उनको बेसिकली दे इग्नोर हिम और बिहेव रूडली, और जो है ना उनको जो उनसे जो है ना रूडली बात करते थे, रूड तरीके से रूड बिहेवियर दिखाते थे उसके ऊपर। जो ये सोसाइटी के जो है ना स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस और इनसेंसिटिविटी यानी बेरहमी को दिखाता है। फिर कहानी के एंड में जो है ना जब उसे इंसानों में कोई समझने वाला नहीं मिलता, तो लोना जो है ना आखिर में अपना पूरा दुख अपने घोड़े यानी हॉर्स जो है उसके सामने जो है ना रो रो कर बयां करता था। ये सीन जो है ना बेहद इमोशनल और उसके एक्सट्रीम अकेलेपन को हाईलाइट करता है, राइट। सो ये था इसका मतलब। नाउ मेन पॉइंट्स क्या है? ये कहानी जो है ना दूसरे के दर्द के प्रति जो है ना इंसानी बेरूही जो इनसेंसिटिविटी को दिखाता है। चेकॉव जो है ना अपनी सिंपल और रियलिस्टिक राइटिंग से रीडर्स के दिल में सहानुभूति यानी सिंपैथी पैदा करते हैं, और मिजेरी यानी अकेलेपन और इमोशनल सफरिंग पर एक दिल को छू लेने वाली कहानी है। नाउ क्वेश्चन 9, give a detailed character sketch of the mother in जुधा वाटन्स मदर। मतलब जो जुधा वाटन की कहानी मदर में जो है मदर में माँ का एक डिटेल कैरेक्टर हमें स्केच करना है यानी लिखना है। सो द मदर इन जुधा वाटन्स स्टोरी इज अ स्ट्रॉन्ग, हार्डवर्किंग एंड केयरिंग वुमेन। She faces many difficulties in life but never loses courage. She believes that actions are more important than words and teaches her children to remain strong during hard times. मतलब जूधा वाटन की कहानी में मदर का कैरेक्टर जो है ना एक बेहद मजबूत, बोले तो स्ट्रॉन्ग, मेहनती, बोले तो हार्ड वर्किंग और केयरिंग औरत का रोल है।
वो अपनी ज़िंदगी में जो है ना, वो अपनी ज़िंदगी में कई तरह की तकलीफ़ों का सामना करती है, पर कभी अपनी हिम्मत नहीं खोती। उनका मानना है कि बातों से ज़्यादा एक्शंस यानी काम इम्पोर्टेंट होते हैं, और वो अपने बच्चों को भी जो है ना, मुश्किल समय में मजबूत रहना सिखाती है। आगे है, जो माँ जो है ना, माँ अपने परिवार की खुशी के लिए अपने कंफर्टेबल जीवन का बलिदान यानी सेक्रीफाइस कर देती है। गरीबी और दुख के दौरान भी वो लगातार काम करती है और सबको सपोर्ट करती है। वो अपने दर्द को छुपा कर रखती है ताकि उनका परिवार हमेशा होपफुल रहे। माँ की एक सबसे बड़ी खासियत उनका डिटर्मिनेशन यानी जो दृढ़ निश्चय रहता है ना, वो है उनका एक स्टेटमेंट, बी स्ट्रांग बिफोर पीपल, ओनली वीप बिफोर गॉड। बी स्ट्रांग बिफोर पीपल, ओनली वीप बिफोर गॉड, यानी लोगों के सामने मजबूत बनो, सिर्फ भगवान के सामने रहो। ये क्या दिखाता है? ये उनकी जो है ना, जो अंदरूनी ताकत और डिग्निटी बोले तो उनका गौरव को साफ दिखाता है, राइट? सो सर इनर स्ट्रेंथ एंड डिग्निटी। सो मेन पॉइंट्स क्या क्या है इसमें जो है ना, मदर का कैरेक्टर जो है ना, सेक्रीफाइस बोले तो त्याग, और करेज बोले तो हिम्मत को दर्शाता है। वो ईमानदारी, डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत का पाठ सिखाती है। मदर एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है जो बिना किसी जो है ना स्टार्ट के, द मदर इज एन इंस्पायरिंग कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स अनकंडीशनल लव एंड स्ट्रेंथ। जो मदर जो है ना, एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर है जो बिना किसी स्वार्थ के प्यार और शक्ति का रूप है। नाउ क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 में क्या पूछ रहा है? डिस्कस बिल एटकिंस ऑब्जर्वेशंस अबाउट द कल्चरल डिवाइड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया इन ट्रेवल्स बाय लेजर लेने। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है? जो ट्रेवल्स बाय लेजर लाइन में जो है, बिल एटकिन अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस यानी यात्रा के अनुभवों के जरिए जो है ना, नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच के संस्कृति अंतर को बयान करते हैं। वो भाषा बोले तो लैंग्वेज, खाना बोले तो फूड, कपड़े बोले तो ड्रेस, कस्टम्स बोले तो रिवाज, और सोशल बिहेवियर में अंतर देखते हैं ना। अब क्या है, एटकिन जो है ना, एटकिन एक्सप्लेन करते हैं कि नॉर्थ इंडिया पर पॉलिटिक्स और इतिहास के आक्रमणों यानी हिस्टोरिक इन्वेजन्स का जो है ना ज़्यादा असर पड़ा है, जबकि साउथ इंडिया ने अपनी पुरानी ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज़ को काफ़ी संभाल कर रखा है। वो नोटिस करते हैं कि दोनों रीजन्स के लोगों का लाइफस्टाइल और उनका एटीट्यूड काफ़ी अलग है। देन ओके, राइटर ने जो है ना, राइटर इन डिफरेंसेस को बताने के लिए ह्यूमर और काफ़ी बारीकी से किए गए ऑब्जर्वेशंस का यूज़ करते हैं। हालांकि वो अंतर जो है ना, अंतर उन दोनों में अंतर बताते, डिफरेंसेस बताते हैं, पर साथ ही वो इंडिया की एकता बोले तो यूनिटी को भी दिखाते हैं, और इसकी डाइवर्सिटी बोले तो विविधता की रिस्पेक्ट करते हैं। जो बेसिकली जो है, इनके मेन पॉइंट सब डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये ऐसे जो है ना, इंडिया की सांस्कृतिक विविधता बोले तो कल्चरल डाइवर्सिटी को पेश करता है। एटकिन जो है ना, ह्यूमर और अपने ट्रैवल एक्सपीरियंसेस को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। तो ह्यूमर जो है, अपने जो ट्रैवल एक्सपीरियंसेस ह्यूमर को जो है ना बहुत ही इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। ये ऐसे जो है ना, इंडियन कल्चर और डाइवर्सिटी पर एक बेहद जो है ना दिलचस्प ट्रैवल नैरेटिव यानी यात्रा ब्रूटेंट है, राइट? सो दिस ऐसे इज़ एन इंटरेस्टिंग ट्रैवल नैरेटिव अबाउट इंडियन कल्चर एंड डाइवर्सिटी। अब हम बढ़ते हैं हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स की तरफ। सो डिस्क्राइब द फॉलोइंग टॉपिक्स। अब हमें इन सब टॉपिक्स को डिस्क्राइब करना है। सो डिफरेंस बिटवीन बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। सो बेसिकली जो बायोग्राफी जो है ना, किसी व्यक्ति की जीवन कहानी होती है। मैं आपको जो है ना, जैसे मीनिंग रहता है इसका मतलब समझा देता हूँ, राइट? सो बायोग्राफी जो है ना, किसी व्यक्ति की जो है जीवन कहानी होती है, यानी जिसे कोई दूसरा इंसान लिखता है। दैट मीन्स अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जो है ना, उसकी टोटल उनके जीवन में क्या क्या हुआ, अगर आप लिखते हो, दैट इज़ बायोग्राफी। मतलब किसी व्यक्ति की जीवन की कहानी होती है जिसे कोई दूसरा इंसान लिखता है। जबकि ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा, यानी इंसान खुद अपने बारे में लिखता है। सो बायोग्राफी
is the story of a person written by person's life written by another person, while autobiography is written by the person himself or herself. So बायोग्राफी किसी के अचीवमेंट्स और स्ट्रगल्स को जो है ना बाहरी नज़रिए यानी आउटसाइड व्यू से दिखाती है, जबकि ऑटोबायोग्राफी राइटर की खुद की यादों, फीलिंग्स और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है ना। यस, बेसिकली बायोग्राफीज फैक्ट्स, रिसर्च और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स पर बेस्ड होती है, जबकि ऑटोबायोग्राफीज सेल्फ एक्सपीरियंस पर। दोनों ही फॉर्म्स रीडर को किसी बड़े व्यक्ति की लाइफ समझने में और सोसाइटी में उन्हें योगदान को देखने में मदद करती हैं। नाउ सेकंड है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? बेसिकली फिगर्स ऑफ स्पीच जो है ना स्पेशल एक्सप्रेशंस होते हैं जिनका यूज़ भाषा को और ज़्यादा सुंदर, क्रिएटिव और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये कॉमन रूप से प्रोज, पोएट्री और स्पीचेस में यूज़ होते हैं ना। थर्ड है एक्सपोजिटरी प्रोज। बेसिकली एक्सपोजिटरी प्रोज क्या होता है? ये जो ना एक्सपोजिटरी प्रोज राइटिंग का वो तरीका होता है जो किसी टॉपिक को एकदम क्लियर और लॉजिकल मैनर में, यानी साफ सुथरे और बिल्कुल जो ना बिल्कुल लॉजिकल यानी तार्किक तरीके से उसमें एक्सप्लेन करता है या उसके बारे में जानकारी देता है। इसका मेन पर्पस क्या होता है? रीडर्स को एजुकेट करना और फैक्ट्स को जो है पेश करना होता है। इसके एग्जांपल्स में जो है एसेज हो गए, आर्टिकल्स हो गए, टेक्स्ट बुक्स हो गए और रिपोर्ट शामिल होते हैं ना। क्वेश्चन 4, लेटर राइटिंग एज ए फॉर्म ऑफ प्रोज। सो लेटर राइटिंग एज ए फॉर्म ऑफ प्रोज यानी प्रोज के रूप में लेटर राइटिंग हमें समझाना है। सो लेटर राइटिंग जो है ना प्रोज का एक इम्पॉर्टेंट लूप है जिसका यूज़ जो है ना लोगों के बीच कम्युनिकेशन, बोले तो बातचीत के लिए किया जाता है। ये पर्सनल, फॉर्मल या इनफॉर्मल हो सकता है। पर्सनल लेटर्स जो है फीलिंग्स और इमोशंस को दिखाते हैं, जबकि फॉर्मल लेटर्स ऑफिशियल पर्पसेस यानी सरकारी या दफ्तर के काम के लिए लिखे जाते हैं। जो फेमस राइटर्स जो होते हैं ना, फेमस राइटर्स ने इसका जो है ना यूज़ पॉलिटिक्स और कल्चर पर चर्चा करने के लिए किया है। नाउ फिफ्थ इज डिस्क्रिप्टिव प्रोज। ये क्या होता है? बेसिकली जो है ना डिस्क्रिप्टिव प्रोज एक ऐसी राइटिंग होती है जो किसी व्यक्ति, जगह या चीज़ या किसी इंसिडेंट का जो है ना एकदम डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, यानी जो है ना बिल्कुल डिटेल्ड में बताया, जैसे बारीक तरीके से बारीक वर्णन किया जाता है, वो वहाँ पे होता है। इसका मकसद रीडर के दिमाग में जो है ना एक साफ तस्वीर बनाना होता है। ट्रैवल राइटिंग और ऑटोबायोग्राफीज में इसका बहुत यूज़ होता है ताकि रीडर कहानी से कनेक्टेड महसूस करें। नैरेटिव प्रोज और फॉर्म्स ऑफ प्रोज ये क्या होता है? लेट्स डिस्कस। सो नैरेटिव प्रोज वो प्रोज है जो कोई कहानी सुनाता है या घटनाओं को एक सीक्वेंस यानी क्रम में सेट करता है। इसमें कैरेक्टर्स, प्लॉट और सेटिंग होती है, जैसे नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज। यानी प्रोज जो है बिना किसी पोएटिक रिदम यानी कविता के जो है ना कविता की लाया के नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। प्रोज के मेन फॉर्म्स हैं नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी और आर्ग्यूमेंटिव। नाउ आर्ट एंड क्राफ्टिंग ऑफ डायरी राइटिंग। बेसिकली डायरी राइटिंग की कला। जो डायरी राइटिंग जो है ना प्रोज का एक पर्सनल रूप है जिसमें कोई इंसान अपने रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस, थॉट्स और फीलिंग्स को रिकॉर्ड करता है। ये एकदम सिंपल और ऑनेस्ट स्टाइल में लिखा जाता है। ये इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करने में मदद करता है और एने फ्रैंक की डायरी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। नाउ क्वेश्चन 8, ट्रैवलॉग एज अ लिटरेरी फॉर्म। मतलब साहित्यिक रूप में ट्रैवलॉग यात्रा व्रूटेंट। सो बेसिकली ट्रैवलॉग प्रोज का वो रूप है जो राइटर के ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, उनकी यात्राओं और एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करता है। ये जो है ना ये अलग अलग जगहों, कल्चर्स और लोगों के बारे में जानकारी भी देता है और एंटरटेनमेंट भी करता है।
जो बिल एटकन की राइटिंग इसका जो है ना एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। नाउ डिफरेंस बिटवीन सिमिले एंड मेटाफर। नाउ सिमिले और मेटाफर में क्या अंतर है हमें ये बताना है। सो बेसिकली जो है ना सिमिले और मेटाफर जो है ना दोनों ही कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कोई फिगर ऑफ स्पीच है उसमें डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ सिमिले, सिमिले क्या होता है, ये दो अलग चीज़ों की तुलना करने के लिए, जैसे एज वेल एज यू लाइक, जैसे एज या लाइक जैसे वर्ड्स का यूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन, राइट, देन वो शेर की तरह बहादुर है। नाउ मेटाफर क्या होता है, ये बिना लाइक या एज का यूज़ किए डायरेक्टली तुलना कर देता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ लायन, यानी डायरेक्टली तुलना कर देता है मेटाफर में, वो शेर है। नाउ डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री, यानी प्रोज और पोइट्री में क्या अंतर है। बेसिकली प्रोज और पोइट्री जो है ना दोनों ही एक टाइप से जो है ना साहित्य है, बोले तो लिटरेचर के दो मेन फॉर्म्स है। प्रोज क्या होता है, ये नॉर्मल भाषा में लिखा जाता है और इसमें सारे नॉर्मल ग्रामर रूल्स फॉलो होते हैं, जैसे एसेस हो गए और स्टोरीज। ये मेनली जो है ना आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन पर फोकस करता है। इसके सेंटेंसेस पैराग्राफ्स में होते हैं। पोइट्री क्या होता है, ये रिदम्स यानी लाया, बोले तो राइम टुकंद और कल्पनाशील भाषा, यानी ये जो ना ये रिदम होता है, पोइट्री में रिदम होता है, राइम होता है और कल्पनाशील भाषा यानी बोलते इमेजिनेटिव लैंग्वेज का यूज़ करता है। ये मेनली फीलिंग्स और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पर फोकस करता है और लाइंस बोले तो स्टैंजास में लिखी होती है। ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ बायोग्राफी, यानी बायोग्राफी का ऑरिजिन और विकास हमें समझाना है। सो बायोग्राफी जो है ना किसी व्यक्ति की जीवन कहानी होती है। ये एंसाइंट टाइम्स यानी पुराने समय से शुरू हुई, जब लोग जो है ना राजाओं और रिलीजियस गुरुज की लाइफ को रिकॉर्ड करते हैं। समय के साथ ये जो है ना एक पॉपुलर लिटरेरी जेनरे बन गया, जो मॉडर्न बायोग्राफीज में जो है ना जैसे लिटॉन स्ट्रैची ने जो है ना ह्यूमर और साइकोलॉजिकल एनालिसिस का यूज़ करके इसमें एक नया मॉडर्न स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। नाउ व्हाट इज़ स्पीच, स्पीच क्या है हमें ये बताना है। सो a speech is a formal talk delivered before an audience to express ideas, opinions or information. Speeches may be political, educational, social और motivational. बेसिकली जो है ना स्पीच एक फॉर्मल टॉक, बोले तो एक टाइप का भाषण, भाषण होता है ना, आपने कभी बार सुना होगा कि नेताजी भाषण देने आ रहे हैं, बोले तो स्पीच देने आ रहे हैं, राइट। सो स्पीच एक फॉर्मल टॉक होता है, फॉर्मल टॉक इनफॉर्मल नहीं होता। स्पीच एक फॉर्मल टॉक होता है जो किसी ऑडियंस के सामने जो है ना अपने जो भी विचार रहते हैं, विचारों, ओपिनियंस या जानकारी को बयान करने के लिए दी जाती है। So, a good speech should be clear, organized, and interesting. The speaker uses simple language and examples to connect with listeners. Speeches are important because they spread awareness, inspire people, and communicate messages effectively. Public speakers often use humor, emotion, and logical arguments to influence the audience. मार्गरेट लॉरेंस, माई फाइनल आर, जो मार्गरेट लॉरेंस का जो था माई फाइनल आर वाला, उसमें इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ थॉटफुल स्पीच, एक थॉटफुल स्पीच का एग्जाम्पल है। स्पीच राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर वैल्यूएबल बिकॉज दे इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज। बेसिकली स्पीचेस जो है ना पॉलिटिकल, एजुकेशनल, सोशल और या मोटिवेशनल हो सकती है। एक अच्छी स्पीच एकदम क्लियर और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि जो है ना वो लोगों में अवेयरनेस फैला सके और उन्हें इंस्पायर कर सके। जैसे कि इसमें जैसे मार्गरेट लॉरेंस ने जो माई फाइनल आर में जो लिखा है, सो दिस इज़ एन अ गुड एग्जाम्पल, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ थॉटफुल स्पीच, यानी एक थॉटफुल स्पीच होना चाहिए। सो स्पीच राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स आर वैल्यूबल, यानी स्पीच राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स जो है ना बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। वैल्यूबल क्यों है, बिकॉज दे इम्प्रूव कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप क्वालिटीज़, यानी वो कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, कम्युनिकेशन बढ़िया बनाता है और लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी इम्प्रूव करता है। सो येस गाइस, दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।